इतना सुनते ही उसकी बहन ने छींक दिया। शमा ने सखी की तरफ देखा। सखी से शमा ने सखी की तरफ देखा। सखी इशारे से मना करने लगी। शमा अपनी बहन से बहुत कुछ कहना चाह रही थी। उसने इशारे से अपनी बहन से कहा कि एक बार और छींक, पर उसने नहीं छींका। दोनों देर तक छींक की चुप्पी में नदी किनारे बैठे हुए एक दूसरे को देखते रहे। जब शमा सखी को छोड़कर जा रही थी तो दूर से ही उसने अपनी बहन को नदी किनारे बैठे हुए देखा। सखी को छींक आ रही थी कि उसने कसकर मुंह पर हाथ रख दिया और छींक रोक ली। शमा वापस घर चली गई। बहुत सी त्रासदियां अगल बगल ही घट रही होती हैं। बड़ी त्रासदियों का विरोध सदियों तक लोग करते नहीं थकते, पर छोटी छोटी त्रासदियां जो हमारे ही घरों में सालों से घट रही होती हैं, हमें बहुत सामान्य दिखती हैं। दूर से पूरा घर स्वस्थ दिखता है, पर त्रासदी नजर नहीं आती। यह त्रासदियां सदियों की हैं। इसलिए इसलिए अब घरों की दीवारों का हिस्सा लगने लगी हैं। सीलन, दरारें धूल के साथ सांस लेती। इन्हें कितना भी साफ करो, यह कभी खत्म नहीं होती। दबे कुचले जीवन में भी एक रोशनदान सपनों सा खुला होता है। उस रोशनदान से आ रही रोशनी पूरे घर में उजाला नहीं करती, पर अगर उसमें से झांको तो उतना ही बड़ा आसमान वह भी भीतर पाले हुए है, जहां से अगर कोई चाहे तो निकल कर खुले आसमान में उड़ सकता है। शमा को घर वापस आते आते देर हो गई। वह जब पहुंची तो स्नेहा टेबल पर खाना लगा रही थी। पति जैसा पति घूर कर उसे देख रहा था। सुमित ने भी अपना गुस्सा दोनों कंधे उचका कर जताया। शमा भागती हुई किचन में गई। पीछे से स्नेहा आई। सब कुछ लगा दिया है, आप बस पापा जी के लिए 2 पतली रोटी सेंक लाओ। शमा आटा गूंथने लगी। स्नेहा जल्दी से सलाद काटने लगी। मैंने पापा जी को इतना नाराज नहीं देखा पहले। वो कुछ ढूंढ रहे थे। जो ढूंढ रहे थे मिला उन्हें? शमा ने डरते हुए पूछा। पता नहीं, सुमित भी एकदम मुझ पर भड़क गया। मैं तो डर ही गई। तुम सीधी खड़ी हो, वरना मेरी तरह कुबर निकल जाएगी, शमा ने कहा। आप कहाँ गई थी? अपनी बहन से मिलने गई थी, पर किसी को बोलना मत। मैंने तो उन्हें बोला कि शायद आप अपनी बहन से मिलने गई होंगी, तभी पिताजी ज्यादा गुस्सा हो गए। शमा ने स्नेहा का हाथ पकड़ लिया। डर के मारे उसकी आंखें भर आई। वह कुछ कहने वाली थी कि डबडबी आंखों के कारण उसे स्नेहा एकदम अपनी मछली लगने लगी। तुझे कुछ नहीं बोलना था मछली। मछली? तू मेरी मछली ही है जो वापस आई है। अच्छा चलो, नहीं तो बाहर तांडव हो जाएगा। दोनों रोटी और सलाद लेकर बाहर आए। शमा कढ़ी में रोटी मांडने लगी। दोनों पुरुष टेबल के 2 छोर पर बैठे थे। दोनों स्त्रियां अपने अपने पुरुषों के दाहिने कुर्सी पर बैठी उनका खाना परोस रही थी। शमा की निगाह पति जैसे पति की कुर्सी से टिके हुए डंडे पर पड़ी। उसने तो इसे पानी की टंकी के पीछे छुपा कर रखा था, उसने सोचा। पति जैसा पति ने घर जैसी गुफा के अंदर से इसे खोज निकाला था। शमा की आंखें गीली हो गई। उसने अपनी मछली की तरफ देखा। कुछ नहीं होगा मछली, उसकी मछली ने कहा। कहाँ गई थी? पति जैसे पति ने पूछा। शमा ने जल्दी से नाक में चिमटी काटी और उसे छींक आ गई। अब पति जैसे पति को अगली छींक तक इंतजार करना पड़ेगा, शमा ने सोचा। शमा ने रोटी सान दी थी और वह जल्दी से किचन में जाने वाली थी, वह बहुत मीठी चाय बनाने के लिए। तभी पति जैसे पति ने उसे एक चांटा मार दिया। वह नदी किनारे पैदा हुई थी। उसकी उम्र के बारे में तो अब उसे याद भी नहीं कि वह 60वें में थी कि 70वें में। चांटा खाते ही उसके होठों के बगल से खून आने लगा और कान सुन्न हो गए। उसे लगा घर में कोई चीज बहुत ऊपर से गिरी है। धप की आवाज से। इतनी तेज आवाज
कि घर एक तरफ से सुन्न सा हो गया, पूरा टेबल शांत। शमा जैसे तैसे उठी और किचन में चली गई। पति जैसा पति खाना खाने लगा। स्नेहा भी चुपचाप अपना हिस्सा चबाने लगी। शमा को लगा इस बार झूठी छींक का बड़ा अपशगुन हुआ है। वह जल्दी से आधी कच्ची बहुत मीठी चाय बनाकर पीपल को चढ़ाने के लिए निकली। अभी कहाँ जा रही है? पति जैसे पति की आवाज आई, पर आधा घर सुन्न था। शमा को कुछ सुनाई नहीं दिया। घर के दरवाजे तक पहुंच गई। उसे रोक! पति जैसे पति की पुरुषत्व वाली आवाज निकली, जिसमें वह अब सैनिकों का प्रधान था। सुमित, प्रधान सैनिक का वफादार। के इशारे पर स्नेहा भागती हुई शमा को रोकने गई। जैसे ही स्नेहा ने शमा का हाथ पकड़ा, गर्म चाय स्नेहा के पैरों पर गिर गई और कप टूट गया। स्नेहा कराहती हुई जहां थी वहीं बैठ गई। शमा तुरंत नीचे झुककर उसके पैर साफ करने लगी। सुमित ने अपने कंधे गुस्से में उचकाए और खाना छोड़कर फ्रिज से बर्फ लेने गया। पति जैसा पति ने खाना छोड़ा। स्नेहा कराह रही थी। पैर साफ करने के बाद शमा ने उसका हाथ पकड़ा, पर शमा को उसकी आवाज नहीं आ रही थी। फिर शमा ने ध्यान दिया कि उसे किसी की भी आवाज नहीं आ रही है। शमा को लगा कि पूरा घर पानी के भीतर चला गया है और एकदम नीचे जा रहा है। उसने कहा, मछली, उस दिन तू क्या कहना चाह रही थी मुझसे? अब बता दे। स्नेहा की आंखों में आंसू आ रहे थे। वह कुछ बोलती हुई अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर शमा को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। देख मछली, बचपन से यही एक किस्सा है जो गायब है। पूरा घर ठीक है, पर यह किस्सा पीछे कमरे में सालों से बंद घोरे जैसा है, जो मेरे सपनों में आता है। सुमित रुमाल में लपेटकर बर्फ लाया और उसने वह बर्फ स्नेहा के पैरों पर रख दी। अब सुमित भी प्रयत्न करने लगा कि शमा स्नेहा को छोड़ दे। शमा ने तुरंत सुमित की तरफ देखा और कहा, पिक्कू भैया, इस बार मुझे बाहर मत निकालो। बड़ी मुश्किल से ये मछली फिर मेरे पास आई है। देखो, मैं डूब नहीं रही हूँ, मैं आराम से सांस ले रही हूँ पानी में। शमा सबको दिखाने के लिए तेज तेज सांस लेने लगी। तभी उसे लगा कि घर का एक हिस्सा उसके सिर पर गिर गया है। उसके हाथ की पकड़ छूट गई और वह जमीन पर गिर गई। उसने देखा, ऊपर प्रधान सैनिक अपना डंडा लिए खड़ा है। प्रधान का वफादार सैनिक उसकी दूसरी तरफ खड़ा है। उसकी मछली का कुबर निकल आया है और वह प्रधान के वफादार सैनिक के कंधे का सहारा लिए खड़ी है। अचानक उसने देखा कि घर की चौखट पर एक तरफ चाय गिरी है, कप टूटा पड़ा है, और दूसरी तरफ उसका खून जमीन पर बह रहा है। वह रेंगते हुए किचन में गई। उसे लगा पूरे घर को दर्द हो रहा था, पर ठीक ठीक कहाँ, यह नहीं समझ में आ रहा था। उसे घोड़े के कहानी की आवाज अपने गले से आती हुई सुनाई दे रही थी। वह रेंगती हुई किचन से एक साफ कपड़ा लेकर आई और फर्श को साफ करने लगी। तय जैसे बहुत से कामों में अब यह एकदम नया काम शामिल हो गया था। वह अपने खून को साफ करने में बार बार फिसल रही थी। तभी उसने देखा कि उसकी बहन बाहर खिड़की पर खड़ी है। उसकी इच्छा हुई, कहे कि सखी, अब हम कभी गोलगप्पे खाने नहीं जा पाएंगे, पर वह उससे कुछ नहीं कह सकती थी। उसने दूसरी बार छींका नहीं था अब तक। वह उसे देखती रही और उखरू होकर फर्श साफ करती रही। वह नदी किनारे पैदा हुई थी। घर की नींव का पत्थर उसकी पीठ से सरकता हुआ उसकी नाभि में कहीं समा गया। अचानक उसका हाथ फिसला और वो अपने ही खून और चाय में गिर पड़ी। तभी उसे लगा कि उसके परे हुए खून में हलचल हुई। उसने देखा कि उसके खून के भीतर एक छोटी मछली तैर रही है। वह कुलांचे मार रही है। वह मुस्कुराने लगी। उसे अचानक अपने रोशनदान से आसमान नजर आने लगा। मछली उसकी आंखों के पास आकर कुलांचे मारने लगी और बहुत मीठी चाय में लथपथ एक कत्थई रंग का घोड़ा मछली की तरफ बढ़ा आ रहा था। शमा ने एक बार पूरे घर को देखा।
पूरे घर का हर कोना एकदम साफ था। उसने अपनी बहन को देखा। उसकी बहन ने अपनी नाक में च्योंती काटी और बहुत तेज छींक दिया। उसे लगा कि सखी की छींक गूंज रही है। घर उस गूंज के कारण जगह जगह से तिरकने लगा है। वह घर की दीवारों को गिरते देख रही थी। तभी घोड़े ने अपने गाल उसके गालों से सटा दिए और उसके बगल में आकर लेट गया। उसे लगा कि इस घोड़े ने एक सदी की थकान में पहली बार सुस्ताने जैसी सांसें ली हैं। मछली उसके खुले मुंह में प्रवेश कर गई। गूंजती हुई छींक से कुछ ही देर में पूरा का पूरा घर ताश के पत्तों सा झर गया और हर तरफ अंधेरा छा गया। वह नदी किनारे पैदा हुई थी, पर अब यह बहुत पुरानी बात है। तो ये थी कहानी घोड़ा, जिसके लेखक हैं मानव कौल। तो कहानी कैसी लगी आपको, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी कहानियों के लिए, कविताओं के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, जिसका नाम है कविता वाला।